प्रोफेसर संजीव कुमार जी, प्रोफेसर वंदना चौबे जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, रामजी राय जी, जिन्होंने मुझे इस आयोजन के लिए आमंत्रित ही नहीं किया है बल्कि आने के लिए बाध्य कर दिया, ऐसे बंधुवर प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी और कार्यक्रम का सुव्यवस्थित संयोजन व संचालन कर रहे प्रियवर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर संजीव कुमार जी के इतने सुचिंतित और आलोचकीय अंतर्वस्तु से भरे हुए विचारोत्तेजक वक्तव्य का पूरी सभा पर इस समय जो प्रभाव है, हम मंच पर बैठे हुए लोगों पर, वंदना जी भी इस बात को स्वीकार करेंगी, और हम सब लोगों के मन पर जो उसका प्रभाव है, वहां से ठीक इस गोष्ठी में कोई डिपार्चर ले पाना एक नए तरह का, वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही व्यवस्थित, प्रभावित और अभिभूत करने वाला वक्तव्य रहा है, और जिसमें प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने कृष्णा सोबती जी के प्रतिरोध के बहुत सारे संदर्भों की बहुत वस्तुपरक व्याख्या की है। मैं सबसे पहले तो उनका जन्मदिन है आज, और कृष्णा सोबती जी को मैं उनकी पूरी स्मृति को नमन करता हूं, और साथ ही साथ इस बात पर मेरा ध्यान जाता है कि जब हम समारोह पूर्वक किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे होते हैं, जन्मदिन या पुण्यतिथि आयोजित कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने उस कवि, कलाकार, लेखक और विचारक का केवल सृजन संसार ही नहीं रहता, उसके केवल भावात्मक और वैचारिक मूल्य ही नहीं होते, बल्कि उसका जीवन भी होता है। और अगर जीवन नहीं होता है तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि जीवन होना चाहिए, क्योंकि शब्द और कर्म के बीच की यह जो दूरी है, इस दूरी को पाटने और जो चीजें हम भाषा में और शब्द में अपनी प्रतिबद्धता बार बार जो रेखांकित करते हैं, उसकी अपनी सुविधाएं होती हैं, जो सुविधा आचरण की भाषा में या जीवन कर्म की भाषा में हमें नहीं मिलती। इसलिए जीवन के व्यवहारिक और प्रायोगिक रूपों में जब कभी भी शब्द और भाषा के बाहर निकलकर हम अपनी नागरिक जवाबदेहियों के मोर्चे पर अपनी कोई भूमिका निभा रहे होते हैं, तो मुझे बार बार ये लगता है कि यह एक बड़ा मूल्य है। वो किसी नागरिक के संदर्भ में भी वो सच है, किसी शिक्षक के बारे में भी वो सच है, किसी राजनीतिज्ञ के बारे में भी वो सच है, किसी कवि, कलाकार, लेखक और विचारक के संदर्भ में भी वो सच है। इसलिए कृष्णा सोबती के जीवन के उन प्रसंगों की जो चर्चा अवज्ञाकारी रवैये का संदर्भ देते हुए और उसकी व्याख्या करते हुए प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने हम लोगों के बीच में रखी है, वो किसी के भी मूल्यांकन का एक बड़ा मानदंड बनना चाहिए। वह एक बड़ा आधार है जिस आधार पर हम किसी के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने सम्मान भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। ये श्रद्धा और सम्मान का मामला वो मामला नहीं है जिसे शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि एक शेर में कि
यूं ही राह चलते में मिल लेने वाले, बड़े आए हैं मेरा दिल लेने वाले। ऐसे ही किसी के प्रति हम अपना श्रद्धा और सम्मान नहीं व्यक्त करते हैं। और जिन दो बड़े संदर्भों की याद करते हुए उन्होंने कृष्णा सूक्ति के महत्व को और उनके अवज्ञाकारी रवैये को रेखांकित किया है प्रोफेसर संजीव कुमार ने, उसके बारे में ये सोचा जाना चाहिए कि ये उस लेखिका के बारे में ये बातें कही जा रही थी जो लेखिका किसी भी प्रगतिशील और जनवादी कहे जाने वाले लेखक संगठन का आजीवन सदस्य नहीं रही। आप कृष्णा सोपती के बारे में 3 दिनों से यहां पर चर्चा सुन रहे हैं। इसके बारे में प्रोफेसर संजीव कुमार भी अपने पिछले वक्तव्य में ये बात कह रहे थे। हालांकि उन्होंने मार्क्सवाद के संदर्भ में बात कही है कि सोपती जी ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया था कि उनका मार्क्सवाद से किसी भी तरह का कोई रिश्ता रहा है। लेकिन मैं केवल मार्क्सवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं किसी भी तरह के जन संगठन के साथ, किसी भी तरह के नागरिक संगठन के साथ, किसी भी तरह के लेखक शिविर के साथ, किसी भी तरह के लेखक संगठन के साथ सदस्य के तौर पर अगर कृष्णा सोपती की कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है जीवन भर, तो फिर सत्ता के विरोध में एक ऐसे दौर में उनका विरोध एक बहुत बड़े मूल्यवाची संदर्भ के तौर पर हमारे सामने एक बड़े उदाहरण के तौर पर उभरता हुआ दिखाई देता है, जब विचारधारा से प्रतिबद्ध शिविरों में रातों रात अपना परिचय पत्र बदल दिए जाने की भगदड़ मची हुई थी। मैं केवल सोवियत संघ के पतन के बाद और दुनिया में भूमंडलीकरण और उत्तर आधुनिकता का जो विचारधारा की दुनिया में एक नए तरह का तूफान पैदा हुआ था, मैं केवल उसमें अपने आइडेंटिटी कार्ड को बदल लिए जाने और नए तरह का अपना आइडियोलॉजिकल परिचय पत्र प्राप्त कर लिए जाने की जो हड़बड़ी मची हुई थी, मैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जीवन में सामाजिक और राजनीतिक प्रयोगों में लगे हुए लोगों के भीतर भी एक खास तरह का डर, एक खास तरह का भय और एक परिवर्तन अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग और उसके स्टैंड से अपने आप को परिवर्तित करके और एक नए संदर्भ में प्रस्तुत करने की होड़ सी मची हुई थी। एक अघोषित प्रतियोगिता में लोग शामिल थे। ऐसे दौर में सम्मानों को अस्वीकार करना और सत्ता के सामने प्रतिवादी की भूमिका में खड़ा होना और उसके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के सम्मान और किसी भी प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर देने का जो साहस है, उस साहस को प्रतिरोध के संदर्भों में भी देखना चाहिए। और इसलिए भी 3 दिनों से चल रही इस गोष्ठी का कोई महत्व बनता है और हमारे अपने श्रद्धा सम्मान का कोई अर्थ बनता है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं जिसने इतिहास के विशिष्ट कालखंड में बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी उस नागरिक जवाबदेही के मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाई थी और अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। हालांकि जो बात मैं कह रहा हूं और कृष्णा सोपती के प्रतिरोध और उसके महत्व को जिस शब्दावली में मैं रेखांकित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह बहस तलब है और मेरी इस स्थापना का प्रतिवाद करते हुए तर्क दिया जा सकता है कि जी नहीं, किसी भी साहित्यकार का मूल्यांकन केवल उसके सृजन के मानकों पर किया जाना चाहिए। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो मुझे अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म से लेकर के दुनिया भर में फैली हुई जो साहित्य के और कला के मूल्यांकन की रूपवादी प्रणालियां हैं और उनकी जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसमें बराबर कहा जाता है कि साहित्य से बाहर कुछ नहीं है। न लेखक का जीवन, न लेखक का व्यक्तित्व, न समय, न समाज,
न इस इतिहास का वह ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य होता है, न इतिहास का वो संदर्भ, कुछ नहीं। साहित्य का मूल्यांकन साहित्य के स्वनिष्ठ मान मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर किया जाना चाहिए। साहित्य का मूल्यांकन साहित्येतर मानदंडों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। और जीवन, समय और समाज के और इतिहास के संदर्भ ये साहित्येतर मानदंड हैं। इसलिए साहित्येतर मानदंड के आधार पर कि कोई लेखक, कोई कवि और कलाकार अपने जीवन में कर क्या रहा है, इसके आधार पर उसके सृजन का, उसके साहित्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ये बहस हो सकती है, लेकिन मैं इस सभागार में अगर कोई बात कह रहा हूं तो मैं बात केवल कृष्णा सोबती के साहित्य संसार के साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर किए जाने वाले महत्व और मूल्यांकन के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपनी श्रद्धा और अपने सम्मान की बात कर रहा हूं। और जिसके लिए मैंने शमशेर बहादुर सिंह का वो शेर कोट किया था कि श्रद्धा और सम्मान का भाव अगर हम किसी के प्रति निवेदित करते हैं तो हमें उसके मूल्य को पहचानना चाहिए। मानवीय सभ्यता ने अपनी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण सार तत्व संकलित किए हैं और अर्जित किए हैं, उसमें सम्मान का मामला है। मानवेतर प्राणी एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। ये बहुत गरिमापूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है जो केवल मानवीय समाज के पास ही है। मनुष्य ही किसी दूसरे का स्वागत और मनुष्य ही किसी दूसरे का सम्मान कर सकता है। इसलिए यह मूल्य इतना बड़ा मूल्य है कि हमें एक लेखक के व्यक्तिगत जीवन तक भी जाना होगा और व्यक्तिगत जीवन तक जाकर के भी उसकी व्याख्या करते हुए यह देखना होगा कि शब्दों की दुनिया में, भाषा की दुनिया में, एकांतिक सृजन की दुनिया में जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा और जिन मूल्यों के प्रति वो प्रतिबद्धता बार बार दोहराता है अपने सृजन में, उन मूल्यों के प्रति जीवन के कर्म व्यवहार में जो जीवन का व्यवहार है, जिसे हम आचरण की भाषा कहते हैं, उस आचरण की भाषा में उसका रवैया क्या है और उसका बर्ताव क्या है। और वही जो सत्ता के सामने साहस और निर्भीकता के साथ खड़ा होने वाली हमारी अपनी ऐसे क्रांति चेता कवियों की जो प्रगतिशील परंपरा है, या ऐसे लेखकों की जो हमारी प्रगतिशील परंपरा है, मार्क्सवादी न होते हुए भी, लेखक संगठनों से न जुड़े रहते हुए भी, और एक ऐसे दौर में जब लोग उस तरह की दृढ़ता का परिचय नहीं दे रहे थे, ऐसे एक दौर में अगर कृष्णा सोबती सत्ता के सामने अपने प्रश्नों के साथ खड़ी होती हैं तो इसका हमारे लिए एक मूल्य और हमारे लिए एक महत्व बनता है। और तब यहां इस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का कोई मकसद बनता है और इसका कोई औचित्य बनता है। हम ऐसे लेखिका को, ऐसे रचनाकार को और ऐसे साहित्यकार को याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कहा है प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने अपने वक्तव्य में कि बहुत ही मिश्रित किस्म का संदर्भ प्रतिरोध का उनके यहां बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे उन्होंने 2-3 रचनाओं का संदर्भ देकर के अपनी बात कहने की कोशिश की है। मैं भी इस बात का कोई दावा नहीं करता कि मैं यहां पर जो बातें कहने जा रहा हूं वो बातें कुछ निर्णयात्मक स्वर में कह पाऊंगा, इसलिए कि उस प्रकार के निर्णयात्मक स्वर में कोई बात कहने के लिए आपको किसी रचनाकार के समग्र साहित्य संसार से होकर के गुजरना पड़ता है। हम उसके एक बृहत्तर साहित्य लोक में से अगर कुछ रचनाओं को चुनते हैं और कुछ रचनाओं के आधार पर अपनी बात कहते हैं तो हमारे सामने इतिहास के उस विशिष्ट दौर में जब वो रचना की गई होती है या प्रकाशित हुई होती है, उसके संदर्भ भी आते हैं। और ऐसी स्थिति में जिन 2 रचनाओं के मार्फत, उसके बहाने मैं कृष्णा सोबती के स्त्री जीवन के संदर्भ में उनकी प्रतिरोधी चेतना के बारे में कुछ प्रस्ताव आपके सामने, विचार का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके 2 कालखंड हैं। एक उस रचना के बारे में मैं कहूंगा, लेकिन उस पर बाद में कहूंगा। जब मैंने इस सभागार में प्रवेश किया था तो आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी जिस ऐ लड़की के माध्यम से अपनी बातें कह रहे थे, मैं उसका संदर्भ बाद में ले आऊंगा।
लेकिन उसके पहले वो 1991 की रचना है। लेकिन उसके लगभग 25-30 वर्ष पहले प्रकाशित होने वाली 1967 की वो रचना मित्रों मरजानी, और जाहिर है कि कृष्णा सोबती के साहित्य संसार पर केंद्रित इसके पहले के सत्रों में, परसों से लेकर के अब तक, मुझे नहीं मालूम कि कृष्णा जी की रचनाओं पर इसके पहले भी बातचीत सत्रों में हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आज जितना मैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को सुन पाया था और जितना प्रोफेसर संजीव कुमार जी को सुन पाया हूं, उसमें इन रचनाओं का संदर्भ आया है। मित्रों मरजानी 1967 में प्रकाशित होती है। कहने के लिए मेरे पास भी है, और आज 10-15 वर्ष पहले की अगर मेरी अपनी चेतना होती, जो एक खास तरह की प्रगतिशील साहित्यिक मानदंडों और जनवादी आकांक्षाओं के आचार संहिता में जो निर्मित हुई थी, मैं उसे अगर कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी पर लागू करने की बात करता और 1967 मेरे सामने अगर इतिहास का वो विशिष्ट कालखंड होता, तो मैं इस पूरे के पूरे उपन्यास को ध्वस्त करने के लिए तर्कशास्त्र रच रहा होता। क्योंकि भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में 1967 एक खास तरह का डिपार्चर पॉइंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, कविताओं और कहानियों के इतिहास पर बातचीत करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 1967 भारतीय इतिहास में, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में किन संदर्भों के कारण जाना जाता है। नक्सलबाड़ी के किसान आंदोलन और किसान विद्रोह का संदर्भ हमें नहीं भूलना चाहिए। तब मैं अपने तर्कों के तर्कश में जो बाण रख रहा होता और कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी पर उसका इस्तेमाल कर रहा होता। आज के 10-20 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, जिसके बारे में मैंने कहा कि एक खास तरह की जनवादी और प्रगतिशील आकांक्षाओं की का वो ढांचा, जिसमें हम साहित्य से एक खास तरह की अपेक्षा करते हैं और हमारी आकांक्षा बनती है। और बहुत ठीक ही कह रहे थे कि कभी कभी हम लोग प्रतिरोध को बहुत स्थूल संदर्भों में ग्रहण करते हैं, और ये हमारी अपनी जो प्रविधि है, प्रतिरोध को व्याख्यायित करने की हमारी जो अपनी विचारधारात्मक प्रविधि है, इस विचारधारात्मक प्रविधि की अपनी एक सीमा है और जिसका आत्ममूल्यांकन किया जाना चाहिए। तब मैं ये प्रश्न कर रहा होता मित्रों मरजानी के बारे में, और मित्रों मरजानी को उसकी यौनिक आकांक्षाओं का वो ऐतिहासिक संदर्भ की, अपने ढंग की, अपने विषय वस्तु और अपने अंतर्वस्तु की, अपने तरह की हिंदी के कथा साहित्य के पृष्ठों पर उभरने वाली वो पहली कृति हो सकती है। ये खोज का वैसे विषय है कि उसके पहले उस विषय वस्तु पर और कोई दूसरी कथाकृति रची गई थी या नहीं रची गई थी। लेकिन इतनी सारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और विशिष्टताओं के बावजूद, जो मित्रों मरजानी के साथ जो संदर्भ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद मैं ये नहीं भूलता उसके मूल्यांकन के लिए कि मैं कहता कि जिस समय नक्सलबाड़ी का किसान विद्रोह हो रहा था, कृष्णा सोबती उस समय यौनिक क्रांति कर रही थी मित्रों मरजानी के माध्यम से। ये सवाल आता, ये प्रश्न आता कि एक संवेदनशील, जिसको मैंने नागरिकता के मोर्चे पर तमाम सारे राजनीतिक और सामाजिक प्रयोगों में लगे रहने वाले लोगों पर तरजीह देते हुए, जिस कृष्णा सोबती को सत्ता के सामने निर्भीकता के साथ खड़े होने के लिए मैं अभी जिस श्रद्धा और सम्मान की चर्चा उनके प्रति व्यक्त करने की बात मैं कर रहा हूं, मैं उसी मित्रों मरजानी, उसी कृष्णा सोबती की इस महत्वपूर्ण और उनकी महत्वाकांक्षी कृति, जिसने अलग तरीके से कृष्णा सोबती की सृजनशीलता को रेखांकित किया है, उनको महत्व दिलाया है, मैं उसके बारे में प्रश्न कर रहा होता कि नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह की अणगूंजें, उसकी प्रतिध्वनियां उनके पूरे साहित्य में कहां उपस्थित हैं। हमारे मानदंड तब दूसरे होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों के अलावा
हमारे जीवन के कुछ सांस्कृतिक संदर्भ भी होते हैं और राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों के साथ साथ, उन प्रश्नों के साथ साथ सांस्कृतिक दुनिया के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जब यह बात कही जा रही थी कि अगर हमें भारतीय ढंग का अपना कोई प्रतिरोध, हालांकि जब ये बात हो रही थी तो भारतीयता और अभारतीयता को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर गए हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप भारतीय संदर्भों, भारतीय यथार्थ में उपस्थित प्रतिरोध की किसी शैली और उसकी किसी अंतर्वस्तु की तलाश करने के लिए अगर कृष्णा सोपती की मित्रों मरजानी में आप प्रवेश करते हैं तो आपको यह दिखाई देता है कि वो अपनी तरह की एक नई बात थी, और जिसके लिए मैंने कहा कि वो राजनैतिक तो नहीं थी लेकिन वो सांस्कृतिक क्षेत्र में थी। हालांकि यह भी अपने आप में एक बहस तलब बात है कि जहां अब राजनीति और समाज के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या वहां पहुंच चुकी है कि हमारा पर्सनल भी पॉलिटिकल है, नितांत व्यक्तिगत और निजी कहे जाने वाले संदर्भ भी राजनैतिक संदर्भों से निरपेक्ष नहीं है। वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिस सांस्कृतिक प्रश्नों पर केंद्रित होने वाली बात कही जा रही है मित्रों मरजानी के संदर्भ में, और स्त्री यौनिकता और यौन लालसाओं के संदर्भ में स्त्री की अपनी जो मांग बनती है, उस मांग की आपूर्ति के लिए और उसके इर्द गिर्द एक बड़ा प्रतिरोध जो रचती हुई दिखाई देती हैं कृष्णा सोपती, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल कल्चरल है। इसको लेकर के डिबेट हो सकती है, लेकिन स्थूल ही सही जिसे हम पॉलिटिकल कहते हैं, नक्सलबाड़ी के किसान आंदोलन और उसके प्रश्न, लेकिन उसके साथ साथ समानांतर वह आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अगर प्रश्न था तो स्त्री की यौनिकता को लेकर के उठाया जाने वाला जो प्रश्न है, वो प्रश्न एक समाज के भीतर का सांस्कृतिक प्रश्न है। बहुत गहराई से अगर आप ये देखें, और ये कल्पना करनी होगी कि ये 1967 में ये बात कही जा रही थी, वो आज का दौर नहीं था जब सूचना क्रांति ने इन तमाम सारे प्रश्नों को सबके लिए बहुत आसान बना दिया है। आज 2025 में अगर मित्रों मरजानी का प्रकाशन हो रहा हो तो उसकी अंतर्वस्तु हमारे लिए सेंसेशनल नहीं है, सनसनीखेज नहीं है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो कंटेंट लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतनी सारी साइट्स हैं, इतने सारी डिबेट्स हैं, बौद्धिक विमर्श हैं, स्त्री विमर्श आज जहां अपनी पूरी वैचारिक यात्रा में पहुंचा हुआ है, वहां स्त्रियों की जिंदगी से जुड़े हुए इतने तमाम सारे निजी यौनिक अनुभूतियों से जुड़े हुए प्रश्नों पर लगातार खुली हुई बहस हो रही है और उस बहस से हम परिचित हैं। तो एक नई बनती हुई दुनिया, लेकिन उस दौर में जो चीजें बिल्कुल नेपथ्य की थीं उन्हें मंच पर ले आने का काम, जो चीजें कमरे के भीतर की थीं उसे चौपाल में, पंचायत में ले आने का काम, और जाहिर है कि कृष्णा सोपती को अपने उस प्रकार के नए अंतर्वस्तु की तलाश और उसके अन्वेषण के नए परिसरों में प्रवेश करने का जो उन्हें विरोध उठाना पड़ सकता था, वो सारे के सारे विरोध उनके सामने आए। और ठीक ही कहा जा रहा था कि सारिका में प्रारंभिक 3-4 किस्तें छपने के बाद अंततः उसे प्रतिबंधित कर दिया गया और उसका प्रकाशन बंद हो गया। और ठीक ही ये बात यहां से कही गई प्रोफेसर संजीव कुमार द्वारा कि उसके बारे में विचार करते हुए उसे अश्लील, अराजक और समाज विरोधी कह दिया गया। ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न थे जो मित्रों मरजानी के संदर्भ में उठाए गए थे। लेकिन जब मैं मित्रों मरजानी की अंतर्वस्तु के बारे में विचार करता हूं और मैं प्रतिरोध के भारतीय और अभारतीय संदर्भों और स्रोतों की तलाश करने की कोशिश करता हूं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं कथा साहित्य के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके पहले कथा साहित्य के इतिहास में मित्रों मरजानी की अंतर्वस्तु की कोई दूसरी कृति संभव हुई थी कि नहीं। मैं छोड़ देता हूं इसे शोधार्थियों के लिए या इस बात का अध्ययन करने वाले लोगों के हवाले में करता हूं कि वो इस बात को खोजें कि मित्रों मरजानी जिस समस्या को संबोधित होती हुई कृति है
उस समस्या को लेकर के, उस स्त्री यौनिकता और आकांक्षा को लेकर के ठीक उस जमीन पर खड़े होकर के कोई उसके पहले कथाकृति संभव हुई या थी या नहीं, यह शोध का और खोज का विषय है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उर्वशी की ओर से, दिनकर की उर्वशी। और क्या संयोग है, 1967 में मित्रों मरजानी का प्रकाशन होता है और दिनकर की उर्वशी, जिसे बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में, या ज्ञानपीठ मिला था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, उसका प्रकाशन ज्ञानपीठ मिला था, उसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, मित्रों मरजानी के 6 वर्ष पहले। और क्या विवाद उसको लेकर के पैदा हुआ। सारे विवादों को कल्पना का उर्वशी विवाद साहित्य के इतिहास में दर्ज है। 1968 में नामवर जी को जब कविता के नए प्रतिमान नाम की पुस्तक लिखनी पड़ी, जिसके दूसरे वाले खंड पर सारा तोहमत, कलावादी और रूपवादी विचलन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है, उसके ऊपर वाले जो 6-7 निबंध हैं, उसमें आप ये देखिए कि उर्वशी पर जो विवाद हुआ था, उस विवाद पर केंद्रित करके नामवर सिंह का लेख पड़ा हुआ है। और कल्पना के उर्वशी विवाद में उस समय जो लेख प्रकाशित हुए थे 1963 में, उन सारे लेखों को संकलित करके अभी पिछले दिनों एक पुस्तक आई है गोपेश्वर सिंह के संपादन में, वाणी प्रकाशन से, कल्पना का उर्वशी विवाद, उसे पढ़ा जाना चाहिए। मैं कल्पना के उर्वशी विवाद का संदर्भ यहां क्यों आपके बीच में लेना चाहता हूं। मैंने बताया, मैं अंतर्वस्तु की तलाश में मित्रों मरजानी को, जो अपने तरह की एक क्रांतिकारी, एक प्रतिरोधात्मक अंतर्वस्तु की संज्ञा मैं देना चाहता हूं, हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में 1967 में उसको अवस्थित करते हुए इतिहास के उस विशिष्ट कालखंड में, मैं उसके पहले उर्वशी के 6 वर्ष पहले उर्वशी के प्रकाशन की अगर चर्चा करना चाहता हूं, तो मैं उस चर्चा के माध्यम से दरअसल ये बताना चाहता हूं कि हिंदी के उस समय के अत्यंत प्रतिष्ठित लेखक उर्वशी विवाद में शामिल थे। मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देखेंगे और आप तस्दीक करेंगे इसको कि अज्ञे उसमें शामिल हुए थे। भगवत शरण उपाध्याय का लेख उसमें आया था, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने उसके बारे में लिखा था, देवी शंकर अवस्थी ने लिखा था, लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा, मुक्तिबोध ने लिखा, रामविलास शर्मा ने उस पर लिखा। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से किसी का भी नहीं, खास तौर पर के 2 लोगों के बारे में तो आप जानते हैं कि 2 लोगों के पास तो मार्क्सवादी दृष्टि थी, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। लेकिन मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र के दायरे में भी, मार्क्सवादी सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन के दायरे में भी स्त्री की यौनाकांक्षा और स्त्री की जो काम लालसा है, उससे जुड़े हुए प्रश्न की स्वीकृति नहीं थी। और इसके लिए मैं कहना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता कि इस प्रश्न पर अज्ञे ने विचार नहीं किया, नहीं कोई अपेक्षा थी, भगवत शरण उपाध्याय ने नहीं किया, छोड़ दीजिए, लक्ष्मीकांत वर्मा ने भी नहीं किया, देवी शंकर अवस्थी ने उसकी कोई चर्चा नहीं की, सबको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं 2 मार्क्सवादी आलोचकों की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मायने में स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में, संस्कृति के निर्माण की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है, जो हमारी मूल्य प्रणाली होती है, उस मूल्य प्रणाली के निर्माण में उसका अपना डायनेमिक्स क्या होता है, उसका अपना लॉजिक तर्कशास्त्र क्या होता है, मार्क्सवाद इसी दुनिया का दर्शन है, इन्हीं प्रश्नों का दर्शन है और इस पर महारत हासिल है मार्क्सवाद को। लेकिन उस मार्क्सवादी आलोचना के दायरे में भी स्त्री की यौन आकांक्षा को लेकर के जो सवाल उर्वशी और पुरुरुआ के बीच के संबंधों में जो उठाया गया है, उस पर किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं व्यक्त की गई है और ध्यान ही नहीं दिया गया है। मैं रामविलास शर्मा जी को उस संदर्भ में उद्धृत करना चाहता हूं। रामविलास शर्मा जी उर्वशी के पक्ष में हैं, मुक्तिबोध उसके विरुद्ध हैं।
रामविलास शर्मा उसका तर्क देते हुए कहते हैं कि वो श्रृंगार से ऊपर उठ करके औदात्य की ओर ले जाने वाली कृति है। इतना ही नहीं, उसकी प्रशंसा में एक और वाक्य का प्रयोग मुझे ध्यान आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि वो श्रृंगार से ऊपर उठ करके, एक वाक्य में वो कहते हैं श्रृंगार से ऊपर उठ करके औदात्य की ओर ले जाने वाली कृति है, और दूसरी जगह वो कहते हैं कि श्रृंगार से आगे बढ़कर के वो मातृत्व की प्रतिष्ठा करने वाली कृति है। मैं मातृत्व की ओर आऊंगा जब ए लड़की के बारे में बात करूंगा। वो कितना संवेदनशील प्रश्न है, उस प्रश्न पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। और मेरे लिए अच्छा है कि जिस मातृत्व के बारे में जो बातें कही गई हैं और प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति में उसको लेकर के मैं अपनी कुछ शंकाएं जाहिर करना चाहूंगा, कृष्णा सोबती की मान्यता को लेकर के और उनके दृष्टिकोण को लेकर के। मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर रामविलास शर्मा को मैं उद्धृत कर रहा हूं। औदात्य के कारण उर्वशी उनके लिए एक महत्वपूर्ण कृति दिखाई देती है, और श्रृंगार से ऊपर उठ करके मातृत्व की प्रतिष्ठा करने वाली एक कृति के रूप में वो उन्हें महत्वपूर्ण दिखाई देती है। जबकि मुक्तिबोध उसी स्त्री यौन आकांक्षा के प्रश्न पर, उसी काम का जो गर्हित चित्रण किया गया है उर्वशी में, इसके आधार पर उर्वशी को खारिज कर देते हैं। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, वो मार्क्सवादी साहित्यिक दृष्टिकोण है जिस मार्क्सवाद के बहुत बड़े समाज वैज्ञानिक दायरे में, जिसमें सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली को बहुत ठीक तरीके से उसकी ऐतिहासिक विकास यात्रा में, मनोसामाजिक संदर्भों में ठीक ठीक ढंग से व्याख्यायित करने के दावे किए जाते हैं, उस मार्क्सवादी आलोचना का यह दृष्टिकोण था उर्वशी के बारे में। मैं उर्वशी की चर्चा क्यों मित्रों मरजानी के संदर्भ में करने लगा, मैं वो वातावरण आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग मित्रों मरजानी पर आने वाली कुछ प्रतिक्रियाओं के ही आलोक में कृष्णा सोबती के उस प्रतिरोध की व्याख्या करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही तथ्य हमारे पास होते हैं कि सारिका में प्रकाशित होते हुए सारिका में उसका प्रकाशन बंद करा दिया गया, और दूसरा संदर्भ आता है कि दस्तावेज पत्रिका में लिखे जाने वाले एक लेख में कमलाकांत त्रिपाठी ने उसे समाज विरोधी कह दिया, अश्लील और अराजक कह दिया। ऐसे ऐसे कुछ संदर्भ आते हैं जिन संदर्भों के आधार पर हम ये बताते हैं कि कृष्णा सोबती को अपने समय में ऐसी किसी अंतर वस्तु को अन्वेषित करने में और उसे अभिव्यक्त करने में औपन्यासिक शिल्प देने के बाद उन्हें किस तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं उस ऐतिहासिक कालखंड की सामाजिक स्वीकृति और साहित्यिक स्वीकृति के उस वातावरण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये उर्वशी का संदर्भ दे रहा था कि हिंदी आलोचना के वातावरण में, हिंदी साहित्य के चिंतन के और विचार के वातावरण में यह प्रश्न वर्जित और निषिद्ध था। यह पूरा का पूरा विषय अपने आप में वर्जित और निषिद्ध था, और ऐसे वर्जित और निषिद्ध क्षेत्रों में, ऐसे परिसर में प्रवेश करने का दुस्साहस करने वाली एक लेखिका के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिस प्रश्न का अपने आप में एक महत्व है। और आज के दौर में उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था कि आज के दौर में हमारे लिए यह विषय वस्तु सनसनीखेज नहीं है, इसलिए कि आज इसके बारे में स्वीकार्यता का और इस पर बातचीत करने का एक वैश्विक वातावरण बना हुआ है, और मनुष्य की एकता की पहचान करने के लिए स्त्री और पुरुष के बीच में बराबरी के लोकतांत्रिक संबंधों की बात करने के लिए इसमें जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में हम ऐसे किसी विषय की खोज करने चलते हैं तो उर्वशी तक जाकर के ही हमारी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमें और पीछे जाना चाहिए। और CSDS की पत्रिका प्रतिमान है, उसमें प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का वो लेख पढ़ा जाना चाहिए, जिस लेख में उन्होंने संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा से लेकर के संस्कृत काव्य की जो परंपरा है, काव्य सृजन की जो परंपरा है, उस काव्य साहित्य में, यानी शास्त्र और साहित्य दोनों में जिस तरह से मनुष्य के जीवन के इस काम प्रश्न को महत्व दिया गया है और उसके बारे में जो चर्चा गंभीरता पूर्वक की गई है, संस्कृत की हमारी लेखन परंपरा में, साहित्य और सृजन की परंपरा में, चिंतन की परंपरा में, उसके बारे में वहां पर कहा गया है। कालिदास के बारे में कि कालिदास जैसे कवियों के ग्रंथों में लगातार वात्स्यायन के संदर्भ उपस्थित मिलते हैं, और ऐसे उदाहरण उस लेख में पड़े हुए हैं। मैं और पीछे लेकर के उसके साथ चलता हूं, और मैं रीतिकाल की चर्चा नहीं करूंगा।
कि रीतिकाल में स्त्री और पुरुष के संबंधों की क्या छवि बनती हुई दिखाई देती है, मैं रीतिकाल को छोड़ता हूं। मैं भक्ति काल की बात कर रहा हूं और मैं जायसी की चर्चा करना चाहता हूं। जायसी के यहां पद्मावत के 2 खंडों को मैं पढ़ने का प्रस्ताव रख रहा हूं। एक तो पद्मावती और रत्नसेन भेंट खंड आप पढ़िए और पद्मावत में प्रवेश कीजिए षड ऋतु वर्णन खंड में, और वहां पर देखिए कि पद्मावती अपने ऐन्द्रिक काम संवेदनों को किस मुखर ढंग से उसकी चर्चा करती हुई दिखाई देती है। तोते के साथ बातचीत करते हुए पद्मावती के उस द्वंद्व को आप समझें। जब तोते से बात करते हुए पद्मावती ये कहती है कि मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं, अपने विवाह की जो आवश्यकता मैं अनुभव कर रही हूं, मैं उसके बारे में कैसे बताऊं। मेरे अंग अंग पर मदन का जो प्रभाव है, मैं किस यातना से और किस यंत्रणा से होकर के गुजर रही हूं, मैं उसको जानती हूं। स्त्री के मुख से स्त्री के ऐन्द्रिक संवेदनों के बारे में, उसकी काम आकांक्षाओं के बारे में, जिस मित्रों मरजानी के बारे में चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री सार्वजनिक तौर पर अपनी उन आकांक्षाओं के बारे में बातचीत करती है। आप ये देखिए कि जायसी पद्मावत के इन खंडों में पद्मावती के माध्यम से जिन काम संवेदनों की चर्चा करवाते हुए दिखते हैं, इसका मतलब है कि हमारी अपनी परंपरा में इसके प्रति विधि निषेध के भाव तो मौजूद रहे हैं, लेकिन परंपरा में ऐसे रचनाकार भी मौजूद रहे हैं जिन्होंने जीवन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर अपनी रचनाओं में इसको उठाया, इसको रेखांकित किया है। और इस बीच के नए अध्ययन तो ये भी बताते हैं कि अपने आप में स्त्री जीवन के इन प्रसंगों के बारे में नैतिकता और सुचिता के जो नए मानदंड साहित्य में और विचारों की दुनिया में और सृजन की दुनिया में लागू किए गए, ये सब कुछ औपनिवेशिक दृष्टि का प्रभाव है। जिस विक्टोरियाई नैतिकता की हम बात और सुचिता की बात करते हैं और जिसके बारे में कहते हैं कि आधुनिक काल में के पहले इस तरह का कोई विधि निषेध नहीं था, औपनिवेशिक दृष्टि के प्रभाव में ये सब सारी की सारी चीजें वर्जित की गई और निषिद्ध की गई। अन्यथा हमारी भारतीय चिंतन की परंपरा, मैं भारतीय चिंतन की परंपरा का संदर्भ इसलिए आपके बीच में देना चाहता हूं क्योंकि भारतीय प्रतिरोध के चेहरे पर बातचीत की जानी है। तो हमें भारतीय परंपरा, जिस भारतीय परंपरा में इस तरह के प्रश्नों को बता दिया जाता है कि हमारी परंपरा में इस तरह के प्रश्नों के लिए किसी तरह का कोई स्थान नहीं है, उसको समझने के लिए शिव और पार्वती के बीच के रति प्रसंगों की जो चर्चा और उसका वर्णन है कालिदास के यहाँ, उस कालिदास के उस वर्णन तक हमको जाना पड़ेगा, और जिसके लिए मैंने CSDS की पत्रिका प्रतिमान के उस लेख की चर्चा की है जिसको प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने लिखा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखते हैं तो ऐसे किसी वर्जित, करहित और निषिद्ध कहे जाने वाले क्षेत्र में अंतर्वस्तु की तलाश करते हुए ऐसे किसी क्षेत्र के प्रवेश द्वार में जाना और अंदर जाकर के विषय वस्तु के नए परिसरों का जो उद्घाटन करना है, वो उद्घाटन करना भी एक प्रकार के एक प्रतिरोध के साथ उसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। कृष्णा सोपती को इन संदर्भों में मैं देखता हूं। तब 1967 वाले के जो नक्सलबाड़ी के आंदोलन की अनुगूंजें और प्रतिध्वनियां इनके साहित्य में नहीं मिलती हैं, तब मुझे ये लगता है कि ठीक है, वो अनुगूंजें और वो प्रतिध्वनियां नहीं हैं। आदमी के रचनाकार का अपना मानस भी होता है कि किस तरह की चीजों के साथ वो जुड़ा है। सारी चीजों की अभिव्यक्ति की अपेक्षाएं सबसे नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उस 1967 में अगर कृष्णा सोपती मित्रों मरजानी के माध्यम से एक नए तरह के यथार्थ को आविष्कृत करके और अपनी रचना के माध्यम से वो अभिव्यंजित करने का प्रयास कर रही थी, लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए वो हिंदी साहित्य समाज तैयार नहीं था, तो इसे भी एक बड़े प्रतिरोध के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं अंत के बारे में कहना चाहता हूं। अंत का सवाल थोड़ा बहस तलब है और स्त्री विमर्शकारों ने कृष्णा सोपती के ऊपर आरोप लगाए हैं।
मैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी यहां पर होते, मैं बाद में बात करूंगा उनसे, लेकिन उनकी उपस्थिति में ये बात मैं कहता तो मुझे ज्यादा सुख मिलता। लेकिन फिर भी पूरी सभा भरी हुई है, जो बात कही गई है और बार बार कृष्णा सोबती के पक्ष में उसके अंत को लेकर के, मित्रों मरजानी का जो अंत है, अपना घर छोड़ करके यौनिक लालसा की पूर्ति के लिए वो अपनी मां के पास चली जाती है। इस उपन्यास से या इस लंबी कहानी से परिचित लोग इसकी कथा वस्तु से परिचित हैं, लेकिन अंततः उसकी घर वापसी आती है और उपन्यास वहां खत्म होता है जब उसारे को छलांग लगाने की बात कही जाती है कि और एक छलांग से उसारी को पार करते हुए वो अपने पति के कमरे में जाती है और अंदर से वो सांकल चढ़ा देती है। ये एक वापसी है, उसकी घर वापसी। इसको लेकर के स्त्री विमर्शकारों ने कृष्णा सोबती की स्त्री दृष्टि पर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि इसका उत्तर यह कहकर के नहीं दिया जाता कि कृष्णा सोबती ने स्त्री विमर्श को अपने चिंतन में स्वीकार नहीं किया है। यह कहकर के इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता कि जब स्त्री विमर्श के बारे में कृष्णा सोबती से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप स्त्री विमर्श के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि एक फैशनेबल और इंटेलेक्चुअल धोखाधड़ी है। समूचे स्त्री विमर्श को फैशनेबल, फैशन परस्त और इंटेलेक्चुअल धोखाधड़ी कहकर के जो सिरे से ही वैचारिक स्तर पर निरस्त कर देता है, उससे स्त्री विमर्श की शब्दावली में प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, विमर्श शब्द छोड़ दीजिए, आप डिस्कोर्स जैसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन स्त्री जीवन का यथार्थ, इससे तो कृष्णा सोबती इनकार नहीं कर सकती कि उन्होंने अपने बहुतेरे उपन्यासों में स्त्री जीवन के यथार्थ को और उसके साथ जुड़े हुए प्रतिरोध को वाणी देने की कोशिश की है। इसी स्त्री जीवन के यथार्थ के संदर्भ में जब उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये मित्रों मरजानी उपन्यास में, कहानी में मित्रों की जो घर वापसी है, उस घर वापसी एक प्रकार से स्वयं कृष्णा सोबती की चेतना में कहीं बहुत गहरे अचेतन या अवचेतन में बैठा हुआ जो पितृसत्ता का बद्धमूल संस्कार है, उस बद्धमूल संस्कार के नियंत्रण में इस तरह का अंत वो हुआ है। यानी कृष्णा सोबती के बारे में विचार करते हुए स्त्री विमर्शकारों का उस अंत के प्रति एक गहरा असंतोष है। परिवार छोड़ करके जाने वाली एक स्त्री अपने परिवार में और अपने पति के पास उस अपमान को स्वीकार करती है जिसमें यौनिक आकांक्षाएं उसकी लगातार अतृप्त रहती हैं। अधूरी लालसाओं को पूरा करने के लिए वो घर छोड़ करके बाहर गई थी और मामला केवल यहीं तक नहीं है, और यहीं तक मामला होता तो संभवतः कृष्णा सोबती का जो स्त्री दृष्टिकोण है, स्त्री दर्शन है, वो दर्शन किंचित थोड़े संकोच के साथ उसकी बातचीत की जा रही होती। उसकी जो प्रताड़ना होती है पति द्वारा, उसका जो अपमान है, उस अपमान के खिलाफ भी वो एक प्रकार का विद्रोह है जब वो घर छोड़ करके जाती है। और इसके बारे में कृष्णा सोबती के पक्ष में खड़े होने वाले लोग तर्क क्या देते हैं? तर्क ये देते हैं कि दो खराब विकल्पों में से एक विकल्प उसने जो कम खराब था, वो कम खराब विकल्प चुन लिया। और इसके लिए तर्क दिया जाता है कि जब वो अपने मां के घर में होती है तो सूना भाए भाए करता हुआ डरावना भूत का डेरा जैसा उसका घर, और वो कल्पना करने लगती है अगर कि उसका भविष्य, अगर उसके मां के जीवन का भविष्य होगा जहां बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी, और ये जो शारीरिक सौंदर्य उसे प्राप्त हुआ है, शारीरिक सौंदर्य की निधि उसकी लुट जाएगी, तो वृद्धावस्था में इस तरह से सूने भाए भाए करते हुए डाकिनी और लंकिनी जैसी उसकी मां जो दिखाई दे रही है, उसमें भूतनी जैसी, उसकी वो कल्पना करके सिहर जाती है, डर जाती है, और फिर दो बुरे विकल्पों में से एक कम विकल्प को चुन लेती है। ये जस्टिफिकेशन बहुत दूर तक आपके लिए कन्विंसिंग लगेगा। कृष्णा सोबती को भी अंततः बहुत ठीक ठीक ठहरा ले जाने वाले लोगों ने काफी बौद्धिक व्यायाम किए हैं और काफी तर्क ढूंढे हैं। ये मामूली तर्क नहीं है।
स्त्री विमर्शकारों पर भारी पड़ता है प्रथम दृष्टिया। लेकिन कृष्णा सूक्ति पकड़ी कहां जाती है इस अंत में? वंदना जी आएंगी तो बताएंगी इस बारे में। सोबती एक सोहबत जो पुस्तक है, और उस पुस्तक में किसी पात्र द्वारा कहलवाया नहीं गया है। स्वयं कृष्णा सूक्ति एक लेखिका के तौर पर उसके बारे में बात करती है और उस अंत के बारे में बात करती है। मैं इसीलिए कह रहा था कि प्रोफेसर संजीव कुमार रहे होते तो उनकी उपस्थित में सोबती एक सोहबत का यह अंश जो मैं इस सभा में उद्धृत करने जा रहा हूं, उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराया होता। बिल्कुल सही है, स्त्री विमर्शकारों द्वारा उस अंत को लेकर के पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित होने का जो आरोप लगाया गया है कृष्णा सोबती पर, बहुत दूर तक उसका रेक्टिफिकेशन, उसका परिष्कार होता हुआ दिखाई देता है। इस तर्क में जो लोग कृष्णा सोबती के पक्ष में खड़े होकर के यह तर्क देते हैं कि दो खराब विकल्पों में से एक विकल्प उसको चुनना ही चुनना था, क्योंकि वो जीवन उससे स्वीकार नहीं था जो उसकी मां का जीवन था, इसलिए वो अपमान भी स्वीकार कर लेती है और यौनिक आकांक्षाओं के अतृप्त रह जाने का जो जीवन में जोखिम है, उस जोखिम को भी वो स्वीकार कर लेती है, उसके साथ भी वो समझौता कर लेती है बहुत दूर तक। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत दूर तक ये जस्टिफिकेशन जो है हम सब लोगों को कन्विंस कर लेता है। लेकिन कृष्णा सोबती कहती क्या है? कृष्णा सोबती का वो छोटा सा 8-10 शब्दों का एक वाक्य कि आखिर उसकी आदिम आकांक्षा, आदिम चाहत इतनी बड़ी नहीं है, और खतरनाक शब्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। अगर ये शब्द नहीं होते तो फिर भी शब्दों के बीच में जो गैप है, अंतराल है, उस अंतराल की व्याख्या करने का अवसर हम लोग निकाल लेते। लेकिन जिन दो शब्दों का उन्होंने कृष्णा सोबती ने प्रयोग किया है, वो कोई और व्याख्या करने के लिए हमें अवकाश नहीं देते। उन्होंने कहा है कि उसकी चाहत, उसकी आदिम आकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि वो पाप पुण्य के घेरे से भी बाहर निकल जाए। ये पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य क्या है? इस पाप पुण्य को समझा जाना चाहिए और ये मूल्य कहां से आया हुआ है। इसीलिए मैं ऐ लड़की वाले संदर्भ में भी ये सवाल करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहूंगा मेरे सामने, मैंने कभी इनसे कक्षाओं में शिक्षा नहीं ली है प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से, लेकिन बराबर जब कभी मुझे अवसर मिला है तो मैंने मंच से भी और माध्यमों पर भी मैंने ये बात कही है कि इनको हम लोग गुरु की तरह ही सम्मान देते रहे हैं और इनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं एक बहुत ही विनम्र किस्म का प्रस्ताव रखना चाहूंगा। सर बैठे हुए हैं सामने, आप जब मातृत्व को ऐ लड़की के माध्यम से जिस तरह से कृष्णा सोबती ने महिमा मंडित किया है, आप जब ये बातें कर रहे थे, संजीव कुमार जी तो नहीं है, क्योंकि संजीव कुमार जी ने मातृत्व वाले इस प्रश्न को छोड़ दिया। उन्होंने जहां पर वो जो प्रश्न उठाया, उनसे बातचीत करने के लिए मैंने सोबती एक सोहबत का वो अंश पाप पुण्य वाला आपके सामने रखा है। उस पर कभी उनसे बातचीत होगी तो मैं इस विषय पर, इस बहस को उनके साथ थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे सामने हम लोगों के आचार्य उपस्थित हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव रखूंगा ऐ लड़की में कि मां और बेटी के बीच में जो संबंध है, पितृसत्तात्मक, इस पूरी की पूरी जो जीवन प्रणाली है और मूल्य प्रणाली है, इसके तमाम सारे व्यक्त और अव्यक्त शोषणकारी रूपों का साक्षात्कार कराती हुई एक मां अपनी बेटी को जिंदगी में आगाह करती हुई दिखाई देती है। अपने जीवनानुभवों के भीतर से वो सारे के सारे जो पितृसत्ता के शोषणकारी जो रूप हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं, उसकी जो प्रविधियां हैं, उसके जो संस्कार हैं, जिस तरह से जीवन भर हमारा पीछा नहीं करते हैं और हमारा शोषण करते रहते हैं, एक मां अपने बेटी को प्रशिक्षित करती है। बहुत बड़ी भूमिका है, क्रांतिकारी भूमिका है। लेकिन जब वो मातृत्व का महिमा मंडन करती है, उसे अपनी बेटी के अविवाहित रह जाने का दुख केवल इसलिए है, मैं सभा का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, एक मां
जो मृत्युशैया पर पड़ी हुई है, कुछ ही क्षणों के बाद उसकी मौत होने वाली है, वो अपनी बेटी के अविवाहित रह जाने पर केवल इसलिए बहुत दुखी है और रह रह करके इस प्रकार का एक प्रश्न बहुत शांत भाषा में उसके सामने वो प्रश्न उपस्थित करती है कि वो अंततः मातृत्व सुख जीवन में अर्जित नहीं कर सकी। मैं उन स्त्री विमर्शकारों के तर्क का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो दुनिया के पैमाने पर जो स्त्री आंदोलन चल रहे हैं, उस स्त्री आंदोलन में मातृत्व के विरुद्ध जो तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उन तर्कों का इस्तेमाल इस सभा में नहीं करूंगा। मैं उनके साथ अगर खड़ा होकर के तर्क का इस्तेमाल करने जाऊंगा तो अपनी पूरी की पूरी विचार प्रक्रिया को एक दूसरे ट्रैक पर मैं ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं नहीं। मैं केवल मातृत्व के उस महिमा मंडन का जो प्रयास ए लड़की नाम के उपन्यास में कृष्णा सोबती करती हैं, उसके बारे में विचार करने के लिए मैं केवल आपके सामने उस स्त्री को प्रस्तुत कर रहा हूं जो अपनी शरीर शास्त्रीय अक्षमताओं और दोषों के कारण मां जीवन में नहीं बन सकी है। ऐसी कोई स्त्री अगर इस उपन्यास में मातृत्व के महिमा मंडन का कृष्णा सोबती जिस तरह का उसके लिए तर्कशास्त्र उपस्थित करती हैं और बहुत ही प्रभावोत्पादक काव्यात्मक भाषा में जैसे लगता है कि हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, उसके तमाम सारे टुकड़े सर ने यहां से प्रस्तुत किए। मैं उस मातृत्व के बारे में बात करना चाहता हूं कि उस स्त्री के दृष्टिकोण से इस पूरे के पूरे तर्कशास्त्र को मातृत्व के पक्ष में जो तर्क दिया गया है या मातृत्व को जो महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, उस मातृत्व के उस महिमा मंडन की व्याख्या की जानी चाहिए और उस स्त्री के दृष्टिकोण से व्याख्या की जानी चाहिए जो स्त्री अपनी किसी अर्जित की हुई कमाई हुई अक्षमताओं के चलते नहीं, बल्कि जो स्त्री प्राकृतिक तौर पर जन्म के साथ ही अगर उसके भीतर कोई शरीर शास्त्रीय दोष और विकृति आ गई है और वो मातृत्व सुख नहीं अर्जित कर पा रही है, तो वो इस मातृत्व के महिमा मंडन को किस दर्शन में और किस परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करेगी, उसके साथ खड़ा होकर के इस पीड़ा को समझने की कोशिश की जाए। और दूसरी चीज, यह मातृत्व भी कृष्णा सोबती के यहां अचानक ऐसे नहीं आ गया है। इस मातृत्व को समझने के लिए आपको महादेवी वर्मा तक भी जाना पड़ेगा और श्रृंखला की कड़ियां में इसमें बहुत सारे हमारे शोधार्थी और एमए के विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। मैं उन लोगों से भी यह प्रस्ताव करूंगा कि श्रृंखला की कड़ियां में हिंदू स्त्री का मातृत्व या स्त्रीत्व, हिंदू पत्नी का स्त्रीत्व नाम का एक लेख है श्रृंखला की कड़ियां में, और उसमें देखा जाए कि महादेवी वर्मा स्वावलंबन की चर्चा करते हुए, आर्थिक संदर्भों की बातचीत करते हुए और अंततः वो मातृत्व पर पहुंच जाती हैं। और मैं महादेवी वर्मा का वो खतरनाक वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये रहा है हमारे अपने सामाजिक ढांचे में, भारतीय सामाजिक ढांचे में पितृसत्ता के मूल्य कितने परोक्ष और अदृश्य रूप में लोगों की चेतना और उसी तलहटी में बैठे हुए हैं कि महादेवी वर्मा भी उससे मुक्त नहीं थी। और महादेवी वर्मा ने उसके बारे में कहा है कि एक स्त्री के गरिमा का चरम विकास उसके मातृत्व में है। पितृसत्ता के प्रति एक अघोषित तौर पर, या ये समझ लीजिए कि अचेतन तौर पर, कई बार सचेतन तौर पर लोग उन मूल्यों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अचेतन तौर पर भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें घटित होती रहती हैं। मैं कृष्णा सोबती के पक्ष में और मैं उसी मिश्रित व्यक्तित्व और विचार चेतना का जो मिश्रित वैचारिक परिप्रेक्ष्य है, जिसे मैं कृष्णा सोबती का वैचारिक अंतर्विरोध और उनका वैचारिक द्वंद्व कहता हूं, उसी वैचारिक द्वंद्व और वैचारिक अंतर्विरोध में कृष्णा सोबती की व्याख्या करनी होगी। उनके यहां सकारात्मकता के संदर्भ भी बहुत ज्यादा हैं और उनके यहां ऐसे भी प्रश्न हैं जिस पर खड़े होकर के उस पर विचार करने की जरूरत है। जब वो अपनी बेटी से ये कहती हैं कि अंततः संपत्ति का जो मामला होगा, संपत्ति के उत्तराधिकार का, वो तो बेटे के ही हिस्से जाएगा ना, तुम उस घेरे से बाहर रहोगी। बार बार स्त्री और पुरुष, अभी संजीव कुमार जी बता रहे थे अपने वक्तव्य में कि पहली बार वर्गीय विभाजन, मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार वर्गीय विभाजन
क्लास डिवीजन स्त्री और पुरुष के बीच में हुआ था, और स्त्री और पुरुष के बीच में जो क्लास डिवीजन हुआ था, उस क्लास डिवीजन का सबसे बड़ा जो तार्किक आधार था वो यही था कि जो भौतिक उत्पादन, भौतिक और आर्थिक उत्पादन के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से स्त्री इतिहास की एक यात्रा में विच्छिन्न हो गई, उससे कट गई, और यह वर्गीय विभाजन हुआ था। उस वर्गीय विभाजन के संदर्भ में आप ये देखिए कि संपत्ति के उत्तराधिकार का सवाल स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर दुनिया के संविधान राजनीतिक स्तर पर निर्णय ले रहे हैं और संविधानों में संशोधन किए जा रहे हैं। लेकिन कृष्णा सोबती के यहां संपत्ति का वो अधिकार बेटे को मिलेगा। तो अगर ए लड़की की वो जो मां है, वो मां एक नैरेटर है, एक वाचक है, और आप जानते हैं कि इस उपन्यास में घटनात्मकता नहीं है, केवल संवाद है। तो मां जो अपनी बेटी के साथ संवाद करती है, उस मां में अगर हम कृष्णा सोबती को खोजने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के सांस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों पर कृष्णा सोबती हमारे सामने समस्या पैदा करती हैं, और उनके बारे में विचार करते हुए हमें उन वैचारिक द्वंद्वों और अंतर्विरोधों को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इतिहास की प्रक्रिया, बस केवल 5 मिनट का समय मैं लेकर के और बातचीत का उपसंहार करूंगा, बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं है। किसी भी लेखक, किसी भी विचारक और दार्शनिक के बारे में अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो समय संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में रख करके उसकी बात कीजिए। मैं जिस 1967 की बात, रचना की बात कर रहा हूं और जिस 1991 की बात कर रहा हूं, 1967 की कौन कहे, 1991 तक भी स्त्री विमर्श हिंदी में ठीक ठीक तरीके से शुरू नहीं हो पाया था। मैं उस 1991 की बात कर रहा हूं जिस 1991 में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के कम से कम हंस पत्रिका के माध्यम से जो भूमिका राजेंद्र यादव की बनी थी, और हंस की उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए जिस राजेंद्र यादव को कई बार हम दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के प्रवर्तक तक कह डालते हैं, उनकी पत्रिका की जो भूमिका बनी थी, उस राजेंद्र यादव को भी 1991 तक हंस के पृष्ठों पर विधवा विलाप जैसा पद छापने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पूरे एडिटोरियल में, हंस के पूरे एडिटोरियल में पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे वामोन्मुख प्रगतिशील लोग थे। और एक लेख छपा अशोक वाजपेयी की एक बहस का जवाब देते हुए, बीच बहस में एक लेख छपा 1991 में, और उस 1991 में उस लेख का शीर्षक था कहानी पर विधवा विलाप। आप विधवा विलाप जैसे शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। विधवा विलाप व्यंग्य में लिखा गया था। विधवाएं जो विलाप करती हैं वो क्या हमारी भाषा में व्यंग्य का संदर्भ बनेगा? किसी विधवा के करुण क्रंदन को और उसके विलाप को आपने देखा है? उसके दृश्य की आप कल्पना कीजिए, उसके रुदन की आप कल्पना कीजिए। ऐसे हृदय विदारक दृश्य को व्यंग्य शीर्षक में विधवा विलाप जैसे पद का इस्तेमाल किया गया, और राजेंद्र यादव और उनकी समूची हंस का जो एडिटोरियल बोर्ड है, उसकी आंखों के नीचे से निकल गया और ये शीर्षक छपा। मैं कहना चाहता हूं कि समय के साथ नए नए मुद्दे पैदा होते हैं, स्त्री विमर्श के भी और स्त्री प्रश्नों और उसकी व्याख्या का से भी संदर्भ जो है वो इतिहास के सापेक्ष, उसके कालखंड के सापेक्ष आपको देखना पड़ेगा। अगर कृष्णा सोबती 1991 में प्रकाशित होने वाली ए लड़की, अभी तक तो मैंने मातृत्व का संदर्भ देकर के कृष्णा सोबती पर सवाल उठाया था, लेकिन अब कृष्णा सोबती के साथ इतिहास के उस विशेष कालखंड में उनकी चेतना के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए खड़े होकर के जब हम सोचने की कोशिश करते हैं तो लगता है इतिहास के सापेक्ष अगर ये प्रश्न, मातृत्व वाला प्रश्न, उत्तराधिकार वाला वो प्रश्न इस तरह से डील कर रही थी अपने उपन्यास में, तो बहुत सहानुभूति के साथ उनके साथ सोचने की जरूरत है। आखिर में मैंने अभी महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी ने, उन्होंने, संजीव कुमार जी ने उद्घाटन वक्तव्य को, काशीनाथ सिंह जी के उद्घाटन वक्तव्य को डाला था फेसबुक पर। मैंने सुना
आखिर में वो कौन सा मूल्य है? काशीनाथ सिंह तो हमारे बीच के प्रगतिशील, जनवादी, वामोन्मुख बड़े रचनाकार हैं। मैं उनको कहीं प्रश्नांकित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वो बहुत बड़े हैं। लेकिन आपने देखा कि वो कौन सा मूल्य है जिस मूल्य पर कृष्णा जी के बारे में उन्होंने कहा। वक्तव्य उन्होंने यहीं से शुरू किया था कि मैं उनके साहित्य पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मूल विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर बोलूंगा। और व्यक्तित्व और जीवन पर बोलते बोलते आप उस बात का ख्याल कीजिए कि काशीनाथ सिंह ने उनके माथे पर पड़े हुए दुपट्टे या उसके आंचल की तारीफ करते हुए कहा कि वो ऐसी लेखिका हैं जिस लेखिका के माथे से कभी भी आंचल हटते हुए हम लोगों ने नहीं देखा था। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में दो लेखिकाओं के बारे में, दो रचनाकारों के बारे में ये बात कही जाती है। महादेवी वर्मा के बारे में भी यही बात कही गई है और यही बात कृष्णा सोबती के बारे में कही गई है। आखिर में हमें अपने सौंदर्य बोध और अपने मूल्य मानदंड की कोई आत्म परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि माथे पर अगर पड़ा हुआ है आंचल तो हम उसे एक मूल्य के तौर पर ले रहे हैं, और ये मूल्य के तौर पर लेने वाला कौन सा बड़ा लेखक है? काशीनाथ सिंह जैसा एक बड़ा लेखक है। क्या हम काशीनाथ सिंह के समूचे वैचारिक परिप्रेक्ष्य को और उन्होंने अपनी समूचे जीवन की 50 वर्षों की, 60 वर्षों की एक लंबी साहित्य साधना में जिन प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना उन्होंने की है, क्या उसको समूचे को हम खारिज कर देंगे? जी नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्रति हम सचेत नहीं होते, जो हमारी भाषा में शामिल होते हैं, मुहावरे के तौर पर शामिल होते हैं, हमारी विचार दृष्टि में वो विन्यस्त होते हैं और हम उसे जाने अनजाने उन चीजों का हम प्रयोग कर दिया करते हैं। आखिर में क्या वजह है कि जिस 75 वर्ष की उम्र की चर्चा की गई, 75 वर्ष की उम्र में शिवनाथ जी के साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर के अपनी लिव इन रिलेशनशिप को वैधता देने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है मन्नू भंडारी को, कृष्णा जी को। आप ये देखिए 2025 जन्मदिन है, वर्ष है, और 2000 में वो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के कार्यालय में। 75 वर्ष की उम्र में वो कौन सा दबाव है? क्या वो केवल विधिक और कानूनी दबाव था या सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव था? ये छोटे छोटे हमारे जीवन में उपस्थित होने वाले छोटे छोटे जो तथ्य हैं, इन छोटे छोटे तथ्यों पर हमें किसी के दृष्टिकोण की, किसी के गहरे संस्कारों की व्याख्या करनी चाहिए। 75 वर्ष की उम्र में विवाह करते हुए रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर के उसका पंजीकरण कराना उस सामाजिक वैधता की बेचैनी का परिणाम है, जो सामाजिक वैधता मन्नू भंडारी के सिर पर एक दबाव डाल रही थी। और वो सामाजिक वैधता अगर वो भारत में नहीं होती, अगर वो विदेश में होती, तो शायद इस तरह की जरूरत वो अनुभव नहीं करती। लेकिन एक भारतीय सामाजिक ढांचे में एक भारतीय लेखिका, एक भारतीय स्त्री अंततः वो अनुभव करती है कि हम जिस पुरुष के साथ रह रहे हैं एक फ्लैट में, उसके साथ एक बड़ी सामाजिक स्वीकृति और एक साथ रहने की जो सामाजिक वैधता है, उस सामाजिक वैधता को प्राप्त करने के लिए हमें रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर के उसका पंजीकरण भी कराना चाहिए। तो हम कृष्णा सोबती के इस पूरे के पूरे व्यक्तित्व को उनके द्वंद्वों के साथ, उस वैचारिक अंतर्विरोध के साथ, उनकी प्रगतिशीलता के साथ, उनके पितृसत्तात्मक मूल्यों के प्रति एक अवांछित ही कह लीजिए, लेकिन अचेतन तौर पर पितृसत्तात्मक मूल्यों के प्रति उनके मन में जो बैठा हुआ आकर्षण है, उस आकर्षण के एक पूंजीभूत रूप में, एक संघात के रूप में भी हम कृष्णा सोबती का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।